Hello everyone. मैं डॉक्टर हर्षिता सुरंगे, फाउंडर ऑफ फैमिली फर्स्ट, विच इज इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सिस्टम। मरीजों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच के अंतर को बांटने के लिए फैमिली फर्स्ट बनाया गया है। हम अपने सदस्यों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को उनकी जीवन शैली में बिना ज्यादा परिवर्तन के उनके जीवन को बढ़ाने के संकल्प करते हैं, और यह केवल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमारे डॉक्टर्स हमारे फैमिली फर्स्ट के सदस्यों को अपनी पहली सलाह मुफ्त दे रहे हैं। फैमिली फर्स्ट के सदस्य हमारे किसी भी डॉक्टर के साथ 4 मुफ्त परामर्श का लाभ उठा सकते हैं, और यह परामर्श परिवार का कोई भी सदस्य ले सकता है। फैमिली फर्स्ट के सदस्य बनने के लिए आपको मात्र 599 रुपीज प्रति वर्ष का खर्चा उठाना पड़ेगा। यह परामर्श आप हमारे डॉक्टर्स के साथ परामर्श ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। फैमिली फर्स्ट के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने स्वास्थ्य के संबंध में आम मिथ्स पर जागरूकता फैलाने का भी संकल्प लिया है, ताकि सामान्य रूप से समाज का लाभ हो सके। प्रत्येक शनिवार को फैमिली फर्स्ट विभिन्न विशेषज्ञों के साथ एक लाइव वेबिनार करती है, जिसमें आम बीमारियों के बारे में बात की जाती है और उन्हें कैसे हैंडल किया जा सकता है। इस लाइव वेबिनार का हमारा मकसद आम जनता को स्वास्थ्य के बारे में आम मिथ और फैक्ट से अवगत कराना है। आप हमारे वेबिनार्स को लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। हमारी दादी और नानी के बताए हुए फूड हैबिट्स, जिनको हमने तोड़ मरोड़ करके खराब कर दिया है, क्योंकि हमें उनके बारे में साइंटिफिक रीजनिंग नहीं पता थी। Why we should be eating and what we should not be eating। आज के पैनलिस्ट हैं हमारे डॉक्टर चंचल, who is an Ayurvedic expert with 15 years of experience, and she is a founding member. She has been bursting n number of myths in our sessions. We have our young dietitian Shivani, who would be further talking about on myths related to food. I have framed some questions which are commonly encountered. So I'll start with Dr. Chanchal. Dr. Chanchal, मानसून आ रहा है, और मानसून के साथ हमारे बहुत सारे खाने में परिवर्तन होते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं ये मत खाओ, ऐसा मत करो, मानसून है, सावन का महीना है, ये नहीं करना चाहिए। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, व्हाट आर द फूड्स which should not be consumed during monsoon? देखिए, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मॉनसून में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न होना पड़ता है। बेसिकली अगर हम एंसेस्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो सन है, सन की जैसी एनर्जी रहती है, सेम हमारी बॉडी की इंटरनल डाइजेस्टिव फायर रहती है। तो इस टाइम पर ऐसा बोला गया है आयुर्वेद में कि सूर्य जो है वो दक्षिणायन में जाता है, यानी कि सूर्य की जो डायरेक्शन है वो दक्षिण की तरफ जाती है, तो सूर्य वीक होता है। तो सन की एनर्जीज वीक होने की वजह से हमारी बॉडी की इंटरनल डाइजेस्टिव फायर वीक रहती है, इसलिए हम उस टाइम पर जो भी खा रहे हैं हमें उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमने नोटिस भी किया होगा कि बारिश के सीजन में या इस सीजन में हमें बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रिलेटेड इश्यूज या फिर बहुत ज़्यादा मतलब डाइजेशन ठीक नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज रहते हैं और खाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इसीलिए होती है क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं होती। तो स्पेशली जो इन दिनों में हमें नहीं खाना चाहिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें फर्मेंटेड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। फर्मेंटेड फूड्स में हमारा बासी खाना भी आता है और हमारा वो खाना जो थोड़ी देर भी रख कर बनाया जाता है, लाइक कर्ड है, आपको उसे रात को मिल्क को रखना पड़ता है, मॉर्निंग में वो फर्मेंट होकर तब वो प्रोडक्ट तैयार होता है। ब्रेड है, दैट इज ऑल्सो फर्मेंटेड फूड। इडली वगैरह अगर हम जिसका प्लेटर रात को तैयार करके रखते हैं, ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसे हमें इस सीजन में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं दे आर मोर प्रोन टू वॉर्म्स एंड दैट बैक्टीरियल मैनिफेस्टेशंस। तो इस समय पर हमारी इम्यूनिटी डाइजेस्टिव फायर रिड्यूस होने की वजह से रिड्यूस रहती है। तो जब आप ऐसा खाना कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं और इन केस अगर वो आपकी बॉडी में जाता है तो आपको जो डिजीजेस हैं वो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करना चाहिए। देन एज पर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव आपको
लेस स्पाइसी फूड खाना चाहिए। लेस स्पाइसी फूड क्यों खाना चाहिए? क्योंकि आयुर्वेदा में ऋतु के अनुसार आपके दोषास बताए गए हैं। लाइक आपकी बॉडी के हिसाब से भी दोषास का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि बचपन में कफ दोषा बड़ा होता है, जब हम मिडिल एडोलसेंस एज में आते हैं तो पित्त दोषा एग्रीवेटेड रहता है। इसीलिए हमने देखा है कि एडोलसेंस एज में हमें पिंपल्स के और बहुत ज्यादा बॉडी हीट वाले इश्यूज ज्यादा होते हैं। सिमिलरली जैसे एंड पार्ट आता है, यानी कि जो ओल्ड एज आती है, उसमें हमारा वात प्रकोप बढ़ा रहता है, तो इसीलिए जॉइंट पेन्स और पेन रिलेटेड इश्यूज वात के जो है वो ओल्ड एज में ज्यादा आते हैं। तो इसी का डिवीजन दोषास का ऋतु के अनुसार भी बताया गया है। तो जो वर्षा ऋतु रहती है उसमें पित्त का संचय होने लगता है, यानी कि जो पित्त दोषा है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। तो पित्त दोषा अगर हम आउटसाइड सोर्स की बात करें कि वो कैसे बढ़ता है, तो वो जो भी बहुत ज्यादा स्पाइसी, खट्टा, मिर्च मसाले वाली चीजें हैं उससे एग्रीवेट होता है। तो अगर हमारी बॉडी में नेचुरली पित्त एग्रीवेट हो रहा है और उस टाइम पर हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे, तो वो उसका जो एक्यूमुलेशन है वो बहुत रिड्यूस रहेगा और बॉडी डिजीज पित्तज दोषास की जो डिजीजेस हैं उसके प्रोन कम होगी। इसीलिए हमने देखा है कि जो भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, अर्टिकेरिया है या अदर स्किन डिसऑर्डर्स हैं, वो सब बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा होते हैं। तो उससे बचने के लिए भी, खुद के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी हमें इस सीजन में मिर्च मसाला, खट्टा, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर चंचल, आपने बोला पत्ती, पालक और ये सब नहीं खाना चाहिए, तो पालक को, शिवानी तुम इसके बारे में बताना चाहोगे कि वाई पालक को हम अगर खाना चाहते हैं, आयरन का इतना अच्छा सोर्स होता है, तो पालक को क्या करना चाहिए हमें खाने के लिए? खाना ही नहीं चाहिए कि थोड़ा बहुत खा सकते हैं कुछ ऑल्ट्रेशन करके? डॉक्टर हर्षिता, जैसे हम लोग का इन जनरल एज पर साइंस ऑल्सो ये बोला जाता है कि वेन एवर मानसून इज देयर, तो हमारी बॉडी जो होती है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिक रेट, तो ये चीजें स्लो हो जाती है हमारी बॉडी। सो अगर बात करें पत्तेदार सब्जियों की, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं, जो भी चीज ग्राउंड लेवल पे रहती है ना, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। रीजन बीइंग कि उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कंटेमिनेशन के, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम तक अगर ये चीजें वाटर में रह रही हैं या मॉइस्चर में है, तो देयर आर मोर चांसेस कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। तो उसके लिए इफ स्टिल वी वांट टू हैव इट, इफ वी वांट टू कंज्यूम इट, तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम पहले ब्लैंच करें और फिर कुक करें। यानी कि जब हम इन्हें लेकर आ रहे हैं, पहले तो हम अच्छे से इनको वॉश करें, उसके बाद फिर हम इनको थोड़ा सा टर्मरिक वाटर या सॉल्ट वाटर में डाल करके थोड़े गर्म पानी में जब उसको बंद कर दें और फिर इसमें डालकर 2 मिनट के लिए रखें ढककर, और फिर उसको रिमूव करके एंड देन हम उसको कुक करें। तो इससे क्या होगा, अगर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ है तो वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू शिवानी फॉर टेलिंग अस दिस। दूसरी चीज, एक चीज ये है कि टू मच ऑफ सैलेड्स, आजकल सैलेड पे बहुत ज्यादा सबका वो है। exactly. तो डॉक्टर चंचल, कितनी सैलेड आपके हिसाब से सैलेड्स का रोल मॉनसून में क्या रहना चाहिए? मॉनसून में जैसा मैंने बोला, डाइजेस्टिव पावर रिड्यूस होती है। जो भी अनकुक्ड फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी की ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसलिए जितना कम अनकुक्ड फूड हम ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन हम खाएंगे, हमारे लिए अच्छा है। उससे दोनों बेनिफिट्स हैं। वन इज जो हमने जर्म साइड से बात की, यानी कि जिसमें वॉर्म्स या चीजें ज्यादा रहने के चांसेस रहते हैं, एक तो वो कुकिंग की वजह से वो रिलीज होगा और वो फूड थोड़ा हेल्दी रहेगा कंपैरेटिवली। सेकंड इज कि अगर हम कुक्ड फूड खाते हैं तो वो डाइजेशन में इजी होगा और उसकी वजह से हमें डिजीजेस नहीं होंगी। जो भी हमारी बॉडी में डिजीजेस होती हैं एज पर आयुर्वेदा, वो सारा आपकी डाइजेस्टिव फायर और आपके फूड इनटेक से ही स्टार्ट होती हैं। तो इस वजह से अगर आप अच्छे से मतलब लाइट मील खा रहे हैं, हल्का खाना खा रहे हैं, तो वो इजीली डाइजेस्ट होगा। और वो हमारी जो 7 धातुएं बताई गई हैं आयुर्वेद में, जैसे रस धातु से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, फिर अस्थि धातु, फिर मज्जा धातु और फिर शुक्र धातु। तो ये सारी धातुओं में उसका एसिमिलेशन अच्छे से होगा और बॉडी की डेवलपमेंट अच्छी होती है। अगर आप अनकुक्ड फूड खा रहे हो तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और वो जो टॉक्सिन्स हैं, आम दोषा जिसे बोलते हैं, उसमें उसका पार्ट ज्यादा रहेगा और वो डिजीजेस को ज्यादा क्रिएट करेगा। इसलिए बारिश के सीजन में जितना कम हम सैलेड खाएं उतना अच्छा है। आई वुड सजेस्ट एक मील से ज्यादा सैलेड ना लें और स्पेशली डिनर टाइम में तो बिल्कुल नहीं लें। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है मुझे लग रहा है। शिवानी, आपका इसमें क्या कहना है?
ये एग्जैक्टली दिस इज राइट। मैं भी इवन Okay. मॉनसून में सैलेड्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं हम लोग कि आपको सैलेड खाना है, बिकॉज वी आल्सो नो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उसमें ये हो सकता है कि जितना अनकुक्ड फूड है सो देयर आर मोर चांसेस कि उसमें कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रह सकता है। सो व्हाट वी से इज बेटर टू हैव सैलेड्स either steamed or sauteed so that the digestion also happens, you are getting your enough of fiber also, आपका फाइबर भी मिलता है और साथ के साथ आपको साथ में न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं। ओके, सो इट इज मतलब सारी मतलब होम्योपैथी, अरे आयुर्वेदा और एलोपैथी बोथ ऑफ देम आर सेइंग दिस ओनली कि सैलेड्स का मॉनसून में कंजम्पशन कम कर देना चाहिए, एंड अगर खाना भी है देन इट शुड बी अ लिटिल कुक्ड और सॉटेड। एग्जैक्टली, कम नहीं करना है, क्वांटिटी उतना ही रखना है, बट इट शुड बी इधर सॉटेड और स्टीम्ड। यस, क्योंकि सैलेड्स आर द ओनली थिंग जो हमें बहुत अच्छे से फाइबर प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा फाइबर प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसमें ये चीज भी है कि सैलेड्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने ये सुना है कि सैलेड्स बहुत नहीं खाने चाहिए। करेक्ट। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। डॉक्टर चंचल, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? It's not about salad only, it's about everything we eat. As per Ayurveda, आपको जितनी भूख है आपको उससे 1/3 भाग कम खाना चाहिए, बिकॉज जो भी खाना आपके स्टमक में जा रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में कुछ सिक्रीशंस होती हैं। अगर आप एलोपैथिक पॉइंट से देखो तो हम उसे डाइजेस्टिव सिक्रीशंस बोलते हैं, अगर आयुर्वेदिक पॉइंट से देखें तो धात्वाग्नि है, जिसको उसे डाइजेस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए। साथ में कुछ ना कुछ लिक्विड सिक्रीशंस भी होती हैं, तो अगर आप पूरा स्टमक फिल करके खाते हैं तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए हमेशा भूख से एक पार्ट कम खाना चाहिए, वो हमेशा अच्छा रहेगा। ओके, और फ्रोजन फूड्स, आजकल फ्रोजन फूड्स का बहुत फैशन हो गया है फास्ट मूविंग लाइफ की वजह से। वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वो तो पूरे हफ्ते का खाना बना के रख लेते हैं फ्रीजर में और थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहते हैं। इंडिया में भी उतना कंसेप्ट नहीं आया है, बट फिर भी आ रहा है। इसके बारे में इट्स ऑलवेज बेटर कि हम अपने जो एंशियंट कल्चर है हम उसी को फॉलो करें, हर चीज हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ आंख बंद करके फॉलो नहीं करें। बेस्ट एग्जाम्पल इज आर इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू द इम्यूनिटी ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट इंडिया का है, सो डेट इज बिकॉज हम लोग हमेशा फ्रेशली कुक खाना पसंद करते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देते हैं। हम सीजन्स के हिसाब से, जैसे बताया कि बारिश के सीजन में आपको जिंजर टी लेनी चाहिए क्योंकि वो डाइजेशन को एनहेंस करती है। हम इन छोटी छोटी चीजों को जो हमारे एंसेस्ट्रल पार्ट से हम फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे हम दादी नानी के नुस्खे बोलते हैं, बेसिकली वो आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उसको हम फॉलो करते आते हैं तो वो हमें बेनिफिट रहता है। कभी भी हमें ये फ्रोजन फूड की तरफ या प्रोसेस्ड फूड की तरफ नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो बहुत ही ज्यादा हमारी मजबूरी नहीं हो गई है या वर्स्ट सिनेरियो नहीं है कि हमें उसके अलावा कुछ और नहीं मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग अस दिस, क्योंकि आजकल धीरे धीरे हमारी यंग जनरेशन बहुत ज्यादा फ्रोजन फूड और हफ्ते में एक बार खाना बना के या एक बार आटा सान के रखने में विश्वास करने लगी कि एक बार आटा सान लो 3 दिन तक काम होता रहेगा। सो अगेन आटा ऑल्सो becomes very harmful if kept for a longer time in the fridge, right? So we should have हमें बिल्कुल रखना चाहिए आटा भी, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट अगर आप आटा बाहर रख रहे हो तो वो 2 दिन में सड़ जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आपने फ्रिज में रखा है, वो फ्रोजन है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप ठीक से नहीं कर पाते, बट इट डजंट मीन कि वो वहाँ डेवलप नहीं हो रहे हैं और वो हमारी बॉडी में आकर बहुत जल्दी कंटेमिनेट होंगे और हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट करेंगे। और आयुर्वेदिक पॉइंट से इसको वात प्रकोप वाला आहार बोला गया है, क्योंकि जो भी आपने लॉन्ग टर्म तक रखा है उसमें एनारोबिक एक्टिविटीज होती है, वो वायु को बढ़ाता है और ऐसा खाना हमें वात दोषास वाली बीमारियां क्रिएट करता है, जैसे कि सबसे ज्यादा इशू आजकल पीसीओडी का होता है, डेट इज बहुत ज्यादा उसमें वात दोषा का एक रीजन रहता है। और दूसरा जो भी नाइट में लेट तक जागते हैं उससे भी बात होता है, तो और ज्वाइंट पेन का जो बड़े लोगों को इश्यूज होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि किसी भी कंडीशन में आप बासी खाना नहीं खाइए, कम खा लीजिए पर फ्रेशली कुक्ड खाइए। एक जब आप बासी खाने की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में खास तौर से एक बसौड़ा भी होता है, वो क्यों होता है फिर? बसौड़ा बेसिकली जो है वो सिर्फ एक दिन खाने के लिए बोला गया, जो एक पर्टिकुलर डे रहता है, दैट इज नॉट कि वो हमें एवरी डे खाना चाहिए, एंड एज पर आयुर्वेदा वी डोंट रिकमेंड कि हमें वो भी लेना चाहिए। ओके, अच्छा दूसरी चीज ये बताइए, ऑयल्स, आजकल ऑयल्स पे बहुत वो जोर डाला जाता है कि ये वाला ग्राउंडनट ऑयल लो, राइस ब्रान ऑयल लो, ऑलिव ऑयल लो,
इसके बारे में क्या टेक है? देखिए जो भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, जो भी ऑयल्स हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं कुकिंग के लिए। तो क्योंकि वो प्यूट्रीफाइड जल्दी होने लगते हैं इन रिस्पॉन्ड टू हीट एंड एयर, तो आई वुड सजेस्ट जो आयुर्वेदा में बेस्ट ऑयल्स बताए गए हैं डेट इज सबसे बेस्ट आयुर्वेदा में घी बताया गया है, क्योंकि घी का सेवन सबसे अच्छा है। बट घी जो कफ प्रकोप वाले लोग हैं, यानी कि जिनको बहुत ज्यादा स्प्यूटम का इश्यू रहता है या बहुत फैटी हैं या कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, ऐसे लोगों में घी नहीं लेकर दे कैन गो फॉर सीसम ऑयल और कोकोनट ऑयल, बिकॉज सीसम ऑयल जो है वो वात और कफ को शांत करता है एंड कोकोनट ऑयल पित्त दोषा को शांत करता है। बाकी जो ये आजकल रेडीमेड ऑयल्स आ रहे हैं, ऑलिव ऑयल के लिए बोला जाता है, ये सब चीजें आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ ना जाकर नेचुरल और जो ऑथेंटिक है उस पर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज और, आजकल अक्सर पेशेंट्स ये बोलते हैं मेरे पास जो आते हैं कि हम तो 2 महीने मतलब 2 साल से ऑलिव ऑयल में खाना पका रहे हैं। तो शिवानी, इस पे आप क्या बताना चाहोगे? ये तो एक सबसे बड़ा मिथ है मुझे लगता है। दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग गिमिक्स, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है इट इज नॉट फॉर इंडियन कुकिंग एनीवेज, बिकॉज हम इसे कैसे देखते हैं कि स्मोकिंग पॉइंट कितना है किसी भी तेल का, है ना। जो इंडियन कुकिंग है वो तो बिना तड़के के नहीं होती है, बट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो दे जस्ट पुट, वो स्प्रिंकल करते हैं ऑयल को सैलेड्स के ऊपर हुआ या किसी भी चीज के ऊपर। तो ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम है। सो अगर आप ऑलिव ऑयल में कोई भी चीज का कुकिंग कर रहे हैं, पहली बात तो आपके ऑलिव ऑयल के न्यूट्रिएंट सारे के सारे गए द मोमेंट आप उसमें कुकिंग कर रहे हैं, है ना। एंड सेकेंडली इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप बहुत टाइम तक ऑलिव ऑयल में कुक्ड फूड लें अगर आप वो इंडियन मेथड से कर रहे हैं। सो फॉर इंडियन कुकिंग मतलब वी ऑलवेज से दिस कि घी जो है उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है, प्लस आपका जो मस्टर्ड ऑयल है उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है। तो फॉर इंडियन कुकिंग दीज ऑयल्स आर दी बेस्ट। एंड ऑल्सो 2 साल तो किसी भी तरह के ऑयल को नहीं यूज करना चाहिए, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ ऑयल, क्योंकि हर ऑयल में अपने एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। और अगर हम एक ही तरह का ऑयल बहुत टाइम तक यूज करेंगे तो हम बाकी एसेंशियल फैटी एसिड्स में डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा या तो मतलब ये है कि हमको हर दूसरे महीने अपना तेल बदल देना चाहिए। उससे ज्यादा बेटर है कि अपने ऑयल्स को आप कॉम्बिनेशन में लीजिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सब्जियों को बनाने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ डीप फ्राइड कर रहे हैं तो उसके लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप बाकी कुछ वेजिटेबल बना रहे हैं तो आप सेसमे सीड यानी कि जो तिल का तेल होता है उसको यूज कर सकते हैं, या इवन जो ग्राउंडनट ऑयल होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो बेटर टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स रादर देन वन ऑयल एट अ टाइम। Okay, that is interesting. And so you can even mix the oils and use. नहीं, नो, नॉट मिक्स द ऑयल, बट हाँ जैसे कुछ वेजिटेबल आपने इन द डे टाइम आप जैसे कोई एक सब्जी बना रहे हो तो आप पर्टिकुलर सब्जी किसी और ऑयल में बना रहे हो, फिर शाम में आप अच्छा, किसी और ऑयल में okay, बना रहे हो, that ways. Okay, thank you शिवानी। और डॉक्टर चंचल, ये चीज बताइए, पपाया और प्रेगनेंसी। पपाया को प्रेगनेंसी में बिल्कुल मना किया जाता है कि उससे अबॉर्शंस हो जाते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स पपाया खाया है, माय डॉटर इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ऐसे मिथ्स जो हैं वो सोसाइटी में जस्ट जनरेट होते हैं, ऐसा नहीं है। कच्चा पपीता हमें नहीं खाना चाहिए। जो पका हुआ पपीता है डेट इज गुड फॉर जो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसके लिए। लेकिन एक चीज और भी है कि अगर हम किसी चीज को ऐसा सोच के खाते हैं ना कि इससे ऐसा हो ही जाएगा, या डर के साथ खाते हैं, तो वो उसका रिजल्ट ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ द फूड दैट यू हैव टेकन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पपाया से अबॉर्शंस होते हैं। पका हुआ पपाया पूरी प्रेगनेंसी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज अ बिग टाइम मिथ बस्टर। होपफुली हमारी प्रेग्नेंट फीमेल सारी ये सुन रही हैं और पपीते का त्याग नहीं करेंगी। फ्रूट सैलेड्स के बारे में क्या टेक है? एज पर आयुर्वेदा आपको 2 तरीके के फ्रूट्स या 3 तरीके के फ्रूट्स एक साथ मिक्स करके नहीं खाने चाहिए। आपको जो भी फ्रूट खाना है वन टाइम आपको एक ही फ्रूट खाना चाहिए। जो ये सैलेड वाला कॉम्बिनेशन है डेट इज नॉट रिकमेंडेड एज पर आयुर्वेदा। कॉम्बिनेशन फूड्स कभी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हर एक फ्रूट का अपना एक आहार है, अपना एक रस है, अपना एक वीर्य है, अपना एक विपाक है। क्योंकि आयुर्वेदा में आप किसी भी फूड प्रोडक्ट को आहार के रस वीर्य विपाक के हिसाब से ही उसको कैटेगराइज करते हैं। तो जब आप उसको मिक्सचर बना देते हो तो वो बॉडी में डाइजेस्ट होने में डिफिकल्टी होती है। इसलिए जब भी खा रहे हैं एक बार में एक ही फ्रूट खाएं इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग दैट। तो शिवानी, कितनी कितनी देर में, मतलब अगर हमको 2 फ्रूट्स खाने हैं तो कितना गैप होना चाहिए 2 फ्रूट्स के बीच में? फ्रूट्स के बीच में वही आपका, जैसे हम जनरली बोलते हैं कि आप
2 घंटे का गैप रखें, या फिर मील फ्रूट्स में जैसे चंचल ने कि 2-3 तरह के फ्रूट्स एक साथ नहीं खाने चाहिए। सेम इज इन साइंस ऑल्सो, मुझे लगता है हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें यही होता है कि हर फ्रूट का डिफरेंट पीएच लेवल्स भी होते हैं, है ना। तो कुछ फ्रूट्स जो है सिट्रिक फ्रूट होते हैं, कुछ आपके नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उस तरीके से होता है। प्लस 2 फ्रूट्स के बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आवर्स का गैप तो होना ही चाहिए। ओके। और एक बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रात को दूध पीना चाहिए, इसमें कितनी मतलब, डॉक्टर चंचल आप बताएंगे प्लीज। रात में दूध पीने से कोई दिक्कत नहीं है एज पर आयुर्वेदा। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक दूध जो लोग लेते हैं, अगर उनकी कफ प्रकृति है तो उनको इंडाइजेशन और गैस्ट्राइटिस के इश्यूज होते हैं। और जो अल्सर वाले पेशेंट्स हैं, जो जिनको स्टमक अल्सर्स के इश्यूज हैं, उन्हें भी मॉर्निंग में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आईबीएस के पेशेंट्स हैं, उनको भी मिल्क के लिए मना किया जाता है कि मॉर्निंग टाइम्स में ना लें, बट एट नाइट मिल्क लेने में कोई वो नहीं है, बशर्ते मिल्क जो है वो टोन्ड होना चाहिए। अगर आप फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं तो वो कफवर्धक होता है, वो रात को लेने से आपको इश्यूज हो सकते हैं। ओके। तो और ये पकौड़े, बारिश के दिनों में सब बोलते हैं पकौड़े खाओ, चाय और पकौड़े का मजा, तो उसके बारे में क्या। बिल्कुल, अभी तो बारिश के सीजन में पकौड़े खाने शुरू करने के लिए बकायदा तीज मनाई जाती है, जो जस्ट 2 दिन पहले मनाई गई है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वर्षा ऋतु है वो वात प्रकोप का समय होता है, जिसमें वात दोष एग्रीवेटेड होता है और उससे जॉइंट पेन्स और अदर इश्यूज आते हैं। और उसका जो प्रसर काल है, यानी कि वो जो बॉडी के चैनल्स में फैलने वाला जो समय है, वो जो है वो वर्षा ऋतु का रहता है। तो अगर आप और बात का जो ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में, जो बात को शांत करता है, डेट इज ऑयल। तो अगर आप ऑयल का इंटेक इंक्रीज करना चाहते हैं तो पकोड़े उसका बेस्ट ऑप्शन है। तो इसीलिए बारिश के सीजन में पकोड़े ज्यादा खाने के लिए बोला जाता है। तो वंस इन अ वाइल, वंस इन 15 days यू कैन हैव, एंड दैट इज वेरी गुड एज पर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि वो सीजन के हिसाब से अच्छा है। That is interesting. And how about watermelon? Watermelon के लिए भी लोग बोलते हैं बारिश में watermelon नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट वाटरमेलन बारिश में नहीं खाना चाहिए। बेसिकली आपको सीजनल फ्रूट्स पर ही ध्यान देना चाहिए। वाटरमेलन जो है वो गर्मी का फ्रूट है, दैट इज नॉट फॉर रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में रेनी सीजन के फ्रूट्स पे ही ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। ऐसा आउट ऑफ द सीजन जाके कोई भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए। पहले तो ऐसे फ्रूट्स अवेलेबल भी नहीं होते थे, इट्स जस्ट बिकॉज कि अब वो स्टोरेज सिस्टम बढ़ गया है। हमें सर्दियों में भी आम मिल जाएगा, हमें जनवरी में भी मिल जाएगा, हमें वाटरमेलन पूरे साल मिलता है, बट हमें उसके सीजन के हिसाब से ही खाना चाहिए। कर्ड, कर्ड के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि दही कब कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। दही एज पर आयुर्वेदा उष्णवीर्य होती है। लोग जो भी हमारे पास आते हैं, क्लिनिक पे भी आते हैं, एवरीवन से मैम आप दही क्यों मना कर रहे हो, दही तो ठंडी होती है। बट आई ऑलवेज से दही ठंडी नहीं है, दही गर्म है। जो दही का सीजन बताया गया है वो सर्दियों का सीजन बताया गया है, फिर वर्षा ऋतु का सीजन बताया गया है। तो आपको दही जो है वो ठंडी समझ के नहीं खानी चाहिए, दही उष्णवीर्य होती है। तो इस सीजन पे छाछ नहीं लेना चाहिए। और आपको दही जब भी खाना है, एक तो दिन के समय में खाएं, और उसके अंदर हमेशा मीठा डाल के खाएं। नमक डाल के दही खाने के लिए नहीं बोला। ये जो सेकंड जो दही के लिए बोला गया, दैट इज आंवला। आप आंवला डाल के दही खा सकते हैं। Okay, that is a new thing for us. And Shivani, as per you, how dahi का क्या रोल होना चाहिए? See, as per us, dahi is important. Reason being कि especially during monsoon, सबका stomach से related issues definitely होते हैं. Like they will start having bloating or they will have start having constipation. So it's very important for the gut health to get good microorganisms, है ना, जो हम बोलते हैं कि प्रोबायोटिक है। तो उसके लिए हम लोग तो डेफिनेटली बोलते हैं कि कर्ड लेना चाहिए, बट बिल्कुल बट हम ये लोग यही बोलते हैं कि उसको दिन में ले फर्स्टली, एंड इट शुड बी फ्रेश कर्ड। ऐसा नहीं कि वो डब्बे बंद वाला जो 3-4 दिन पुराना कर्ड है वो नहीं डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए। बट हाँ, फ्रेश कर्ड जो है वो जरूर लें, सो दैट आपके जो है गुड प्रोबायोटिक्स आपको मिलते रहे फॉर द बेटर डाइजेशन। ओके। इवन नॉन वेज फूड को बोलते हैं कि मानसून में नहीं खाना चाहिए, अंडा, नॉन वेज फूड, इसके बारे में। नॉनवेज फूड, कोई भी फूड, जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें कि वो भी बारिश के सीजन में कंटेमिनेटेड ज्यादा होती है, तो नॉनवेज तो एक ऐसी चीज है जिस पर बैक्टीरियाज और जो भी वॉर्म्स हैं वो जल्दी अटैक करेंगे। तो दैट इज नॉट गुड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। एंड अनदर इज कि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो विंटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और नॉनवेज नॉर्मली भी हम लोग चाहे एलोपैथी में चाहे आयुर्वेदा में, जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्राइटिस रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होते हैं, तो वी ऑलवेज से कि आपको लाइट मील लेना है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको एग ज्यादा नहीं खाना है।
तो इस सीजन में हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं होती है, थोड़ी वीक होती है, तो हमें नॉनवेज फूड अवॉइड करना चाहिए. Okay, so non-veg should be avoided because we are not able to digest it more. Right. Not because it. Another thing is कि fish जो है, I'm sorry to interrupt, but जैसे fish है, fish के लिए भी हम लोग मना करते हैं मानसून में, because that is the breeding time of fish. तो वो पर्टिकुलर उस रीजन से बोला जाता है कि आप उस टाइम पर फिश नहीं खाओ, बिकॉज मानसून इज द टाइम फॉर ब्रीडिंग ऑफ द फिशेस. सो आपको फ्रेश फिशेस नहीं मिलेंगी एंड देन दैट विल ऑफ कोर्स लीड टू कंटामिनेशन. मैंगो खाने से बहुत पिंपल्स होते हैं, ऐसा आजकल होने लगा है, उसके बारे में. और ये भी बोलते हैं जो मैंगो ज्यादा खाते हैं कई बार उनकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है. इट्स ऑल अबाउट कि आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है. कुछ लोगों को मैंगो बहुत सूट करता है, मैंगो के अंदर अच्छा फाइबर कंटेंट भी रहता है, और अगर चूस के आम खाया जाता है, जैसे हम पहले खाते थे बचपन में, चम्मच से नहीं खाते थे, चूस करके खाते थे, तो वो बहुत ही लघु हो जाता है. लघु मतलब लाइट टू डाइजेस्ट होता है और वो हमारी बॉडी में अच्छे से काम करता है. और अगर आप उसको मैंगो की क्या ब्रीड खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं, उस पर भी बहुत मैटर करता है. साथ में सेम है, 4 बजे के बाद कोई भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए, चाहे वो मैंगो है, चाहे वो कोई भी और फ्रूट है. आफ्टर 4 PM ऑल द फ्रूट्स आर प्रोहिबिटेड एज पर आयुर्वेदा, तो वो सब आपको अवॉइड करने चाहिए. अदर देन दैट मैंगो खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो लाइफस्टाइल चेंजेस इन मॉनसून क्या करने चाहिए हमें? देखिए, मॉनसून में हमेशा अपनी बॉडी के हिसाब से अगर हमें जाना है तो हमें दिन में सोना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. बारिश में नहीं भीगना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा रहता है और वो पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसी से होकर वो जो बारिश की बूंदें हैं वो सब हमारी बॉडी पे आती हैं. तो वो जो भी टॉक्सिन्स हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं वो सब स्किन डिसऑर्डर्स करने की के चांसेस ज्यादा रहते हैं. अदर देन दैट आपको एक्सरसाइजेस रिड्यूस करनी चाहिए क्योंकि मॉनसून में आपकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस्ड है. ज्यादा वर्कआउट करने से वात प्रकोप होगा और उससे जॉइंट पेन्स के इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं. अच्छा, इट इज अगेन समथिंग न्यू फॉर अस कि मॉनसून के सीजन में हमको बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट नहीं कराना चाहिए. हमें और जितना हो कि एनर्जी को कंट्रोल करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए. एंड हाउ अबाउट आजकल इन्फ्यूज्ड वाटर का बहुत फैशन है. इन्फ्यूज्ड वाटर में जैसे कई बार धनिया डाल लो, कई बार जीरा डाल लो, कभी मिंट डाल लो, कभी गार्लिक डाल लो. सब लोग आजकल इन्फ्यूज्ड वाटर पे बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं. ये मतलब इसका भी कुछ वो रहता है, साइंटिफिक रीजन है कि कौन से कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए, या पूरे दिन लेते? बिल्कुल रहता है. हर एक जो भी अगर आप सौंफ लेते हैं या धनिया लेते हैं, धनिया जो है वो डाइजेस्टिव फायर को एनहेंस करता है, दीपन करता है. सौंफ जो है वो भी दीपन करता है. तो अगर आपकी अग्नि मंद है यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर स्लो है और आप इसका पानी मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वो डाइजेस्टिव फायर को एनहेंस करेगा. आप खाने के 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं, वो भी डाइजेस्टिव फायर को एनहेंस करने का काम करता है. अदरक का यूज इस समय पे यानी बारिश के सीजन में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि अदरक भी धातु अग्नि को बढ़ाता है, इसलिए जिंजर टी मॉनसून में बहुत अच्छी है. तो वो अगर हम रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो डेट इज ऑल्सो वेरी गुड. जो भी चीज आप ले रहे हो उसका रस गुण वीर्य विपाक सीजन के हिसाब से काम करता है. लाइक अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आपको कफ का विलयन करने वाली चीजें लेनी चाहिए, तो उस टाइम पे हम ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं और घी का प्रयोग उस टाइम पर ज्यादा करते हैं. तो ये सब चीजें सीजन के हिसाब से चलती हैं क्योंकि हर सीजन में अलग अलग दोषास का एग्रीवेशन रहता है. शिवानी, 2 मील्स के बीच में गैप कितना रहना चाहिए? 2 मील्स के बीच में एटलीस्ट 2 hours to 3 hours का गैप होना चाहिए. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेन मील्स तो डेफिनेटली 4 hours का गैप होना चाहिए. बट जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एवरी 2 hours कुछ ना कुछ खाओ, स्पेशली फॉर द पीपल जिनको डायबिटीज है या जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है, तो उन लोगों के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि वो हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं. बट जहां तक बात है मेन मील्स की यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके बीच में एटलीस्ट 4 घंटे का गैप होना चाहिए ताकि प्रॉपरली डाइजेशन, एसिमिलेशन आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाए. थैंक यू शिवानी. और एक चीज ये भी बताइए कि वाटर इनटेक हमको पूरे दिन में कितना करना चाहिए और कब कब खाना चाहिए?
वाटर इनटेक देखो, एक दिन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर कोई, स्पेशली इस सीजन में बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो, है ना। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पे बहुत ह्यूमिडिटी होती है, हमें स्वेटिंग है, पर्सपिरेशन है, ये सब चीजें सारा टाइम हो रही है, तो वाटर लॉस वैसे भी बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करना है कि एटलीस्ट 3 लीटर्स वाटर हम लोग जरूर पिए। उसमें से भी हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हमें खाना खाने से तुरंत पहले बहुत सारा पानी नहीं पीना है, बिकॉज एज वी से कि जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो हमारा HCl होता है, जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो, वो डाइल्यूट हो जाता है। और अगर वो डाइल्यूट हो जाएगा तो हमारा खाना उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, और फिर हम लोगों को ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को होता है कि वो खाना खाने के साथ साथ बहुत पानी पीते हैं और उसके बाद उनका पेट फूल जाता है। तो उसका रीजन यही है पर्टिकुलरली कि उनका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है। तो खाने से पहले और खाने के तुरंत बाद बहुत पानी नहीं पीना चाहिए। रेकमेंडेड है, अगर प्यास लगी है या अगर आपको इन बिटवीन खाने के बीच में खाना है, तो हाफ कप से लेकर 1 कप तक का पानी हो, उससे ज्यादा नहीं। और खाना खाने के खाना खाने के कितनी देर बाद फिर पानी पीना चाहिए? खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हो, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं। ओके डॉक्टर चंचल, हाँ या I would डॉक्टर like चंचल, to add in this, as per आयुर्वेदा आपको बस एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि आपको खाना पीने की तरह लेना चाहिए और पीना खाने की तरह चाहिए। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जो भी आप पानी पी रहे हैं, आप हमेशा बैठ के पिए और घूट घूट करके पानी पिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है बाहर से आए और आते ही 1 बॉटल लिया या 2-3 ग्लास पानी एक साथ पी लिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आग के अंदर जलती हुई आग में आपने 1 बाल्टी पानी डाल दिया और वो सारे डाइजेशन कवर फायर बुझ जाती है। तो जब भी पानी पियेंगे घूट घूट करके पियेंगे। एंड सेकंड, जो भी आप खाना खा रहे हैं, आप खाने का या तो खाने के साथ एक तरी वाली सब्जी होनी चाहिए, यानी लिक्विड वाली सब्जी होनी चाहिए। अगर वो लिक्विड वाली सब्जी आपके खाने के साथ नहीं है, तो आपको एटलीस्ट हाफ कप और 1 कप वाटर, जो कि गर्म हो, लुकवार्म वाटर हो, उसको हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। और एवरी 2-3 बाइट्स के बाद एक एक घूट पानी आपको पीते रहना चाहिए, ताकि वो खाना आपके स्टमक में अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। वो थोड़ा सा तरल रहेगा तो इजी टू डाइजेस्ट होगा और उससे आपको इंडाइजेशन जैसे इश्यूज नहीं होंगे। तो कभी भी एक साथ 1 गिलास पानी, चाहे आप कितनी भी प्यास लग रही है, वो नहीं पीना चाहिए। और खाने के जो समय की बात है, आयुर्वेद में कहीं पर भी ऐसे नहीं बोला गया है कि एक बार ब्रेकफास्ट करना है, फिर एक बार लंच करना है, फिर एक बार डिनर करना है। ऐसे अन्न काल का वर्णन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज बोली गई है, जब आपको भूख लग रही है तब खाना खाना चाहिए। बिना पहले खाना पचा हुआ दोबारा खाना नहीं खाना चाहिए। वो आपको कैसे पता लगेगा? आपका पेट हैवी रहेगा, आपको डकारें आती रहेंगी, आपको एक अलग से जो खाना आपने खाया उसकी वो फीलिंग रहेगी। तो जब तक आपका पुराना खाना पच नहीं गया है, आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि मुझे दोबारा खाना खाना है, तब तक आपको सेकेंड मील नहीं लेना चाहिए। वरना वो विषम आसन, यानी कि वो विष की तरह काम करता है। दोनों ही खाना सब स्टमक में कलेक्शन होके हमें डिजीजेस क्रिएट करेंगे। मतलब बिना भूख के खाना खाना नहीं चाहिए, भले ही कितना भी स्वादिष्ट खाना आपके सामने रखा हुआ हो। एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास कि पाइनएप्पल इज नोन टू कॉज वेट लॉस। पाइनएप्पल से वेट लॉस होता है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पाइनएप्पल जो है वो कषाय रस प्रधान होता है, और जो उसका गुण जो है वो भी उष्ण है, तो वो लेखन करने का काम करता है। तो इस वजह से पाइनएप्पल आपके वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। ओके तो कितना पाइनएप्पल का कोई जैसे बाकी फ्रूट्स खाए जाते हैं उसी हिसाब से पाइनएप्पल को भी खाना होता है? बिल्कुल उसी हिसाब से खाना सब होता है। ब्रेकफास्ट टाइम पे पाइनएप्पल आप खा सकते हैं। ओके और कितना पाइनएप्पल का कुछ होता है, मतलब बहुत सारे यूट्यूब उससे 1/3 कम खाना चाहिए। अच्छा पेट भर के खाएं, मतलब पेट नहीं, पेट भर के नहीं खाएं, पेट थोड़ा सा खाली रखें पेट उसके लिए। ओके आजकल स्प्राउट्स एंड सैलेड्स, स्प्राउट्स एंड सैलेड्स की भी बहुत सारी बात हो रही है। स्प्राउट्स कभी भी अनकुक्ड नहीं खाने चाहिए। नॉर्मली अभी डॉक्टर्स ने प्रेग्नेंट लेडीज को बोलते हैं कि आपको अनकुक्ड स्प्राउट्स नहीं खाने, आपको हमेशा स्टीम करके खाना है। बट वी एज पर आयुर्वेदा वी ऑलवेज से कि स्प्राउट्स भी आपको हल्का स्टीम करके ही खाना चाहिए। बिल्कुल कच्चा स्प्राउट्स नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वो अगर आपकी डाइजेशन थोड़ी सी भी वीक है तो वो इंडाइजेशन क्रिएट करेगा। ओके एंड व्हाट इज द बेस्ट फूड टू ईट व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग? सबसे पहले 1 गिलास पानी पीना है, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को थोड़ा और अच्छा कर दे। उसके बाद आयुर्वेद ऐसे बोलता नहीं है कि आपको नाश्ता थोड़ा हल्का करना है, लंच थोड़ा हैवी करना है, डिनर ऐसा। आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि ब्रेकफास्ट जो है वो राजा की तरह करना चाहिए। तो उस टाइम पर, क्योंकि आपका फास्टिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, आपने पहले दिन रात को
पहले दिन शाम 7 बजे या 8 बजे तक खाना खाया, उसके बाद आप सो गए, मॉर्निंग में उठे हैं, तो वो जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हमारे स्टमक में है वो काफी ज्यादा रहती है। अगर आप उस टाइम पर प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, यानी अच्छा भूख के हिसाब से खाना नहीं खाएंगे, तो वो आपकी खुद की धातुओं को क्षीण करेगा, यानी कि जो भी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस आपके स्टमक में हुई है वो आपकी बॉडी के इंटरनल टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देगा। इसलिए ब्रेकफास्ट अच्छा खाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट हमेशा एक राजा की तरह खाना चाहिए बेसिकली। शिवानी, हम भिखारी की तरह करना चाहिए। करेक्ट। या शिवानी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोल रही थी कि एज पर अस हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब आप उठते हैं सबसे पहले तो आपको कुछ अल्कलाइन चीज से अपना दिन जो है स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी और ब्लोटिंग और इन सब चीजों का इशू होता है। तो इट्स ऑलवेज सेड, एंड हमें पता है कि जो भी हमारी जब बॉडी का नेचर एसिडिक होता है तो ही ज्यादा रोग होते हैं, यानी कि तभी ज्यादा बीमारियां शुरू होती है होना, है ना। तो अल्कलाइन चीजों के लिए हम कोशिश करते हैं कि जैसे कि व्हीट ग्रास जूस हुआ, या फिर इवन लेमन इज एसिडिक इन अल्कलाइन इन नेचर, है ना। तो आप लेमन वाटर से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप व्हीट ग्रास जूस से स्टार्ट कर सकते हैं, या एलोवेरा से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी फ्रेश, नॉट द पैक्ड या डब्बा वाला जो हमारे को अवेलेबल होता है वो वाला नहीं। इनमें से कोई भी, इवन मोरिंगा टी जो होता है, यानी जो सैंजन के पत्ते होते हैं, उससे हम अपना दिन शुरू करते हैं, स्पेशली मॉनसून में। तो इट रियली हेल्प्स बिकॉज इसमें विटामिन सी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। तो इन चीजों से जो है हम अपना दिन शुरू करें तो वो बेटर रहता है हमारी बॉडी के लिए थ्रू आउट द डे। एंड प्लस एज डॉक्टर चंचल सेड कि हमारा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो ब्रेकफास्ट हो वो एक अच्छा कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स उसमें जरूर हो, ताकि आपका जो है बॉडी अच्छे से पूरा दिन चल सके और आपको बहुत क्रेविंग्स नहीं हो। कुछ लोग बहुत थोड़ा सा खा के और फिर पूरा दिन क्रेविंग्स होती है तो फिर उल्टा सीधा खाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है, तो जनरल सबका ही क्वेश्चन होता है कि सवेरे सवेरे उठते ही एक बेड टी चाहिए होती है, बिना उसके हम फ्रेश नहीं होते हैं। जिनको ये आदत है उनके लिए क्या आप बताएंगे, क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजिकल देन कि एक जनरल चीज होती है कि हमें चाय के बिना फ्रेश नहीं होते, या चाय नहीं पीते तो पूरा दिन सर में दर्द होता है। तो उसके लिए देखो हम लोग तो इस तरीके से वी डील विद इट कि वी स्टार्ट विद लिटिल क्वांटिटी ऑफ इट। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खाली पेट नहीं चाय पिए, या फिर चाय खाली नहीं पिए, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ खाएं। एंड जब हम बोल रहे हैं कुछ ना कुछ खाएं का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मैरी के बिस्किट खाओ या डाइजेस्टिव बिस्किट खाओ। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा जो आपको हेल्प करे कि वो आपका एसिड लेवल को कम करे, और वो जो आपको हार्मफुल जो आपको एसिड चाय पहुंचा रही है, एसिडिक चाय पहुंचा रही है, उसको कम करे। जैसे क्या खाना चाहिए? जैसे आप उसके साथ मखाना खा सकते हैं, जैसे कि आप उसके साथ थोड़ा सा मुरमुरा खा सकते हैं, लेकिन कभी भी नट्स और चाय को साथ नहीं पिए, क्योंकि जो नट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो आयरन उसके अंदर होता है वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर आप सुबह में चाय उसके साथ ले रहे हैं तो। शिवानी, that was a very interesting piece of message because most of the people ऐसा करते हैं कि सवेरे सवेरे चाय भी पीते हैं और बादाम भी खाते हैं और काजू भी खाते हैं। This is a big time myth. Okay, then another. I would like to say कि जो भी sorry to interrupt, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि पेशेंट्स हमारे भी बहुत सारे बोलते हैं कि मैम चाय नहीं पियेंगे तो बहुत हेडेक होगा, बहुत दिक्कत होगा। आई ऑलवेज टेल देम कि अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है एंड यू वांट कि वो छोड़ दे तो उसे रिहैब सेंटर भेजना पड़ता है, या कोई ड्रग्स लेता है तो उसे, बिकॉज दैट इज एन एडिक्शन। दैट इज नॉट बिकॉज कि वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो एडिक्शन है और उस एडिक्शन की वजह से आपकी बॉडी की उसकी हैबिट हो जाती है। तो जब भी आप ऐसी चीजें छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आपको फॉर स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड आपको वो आते हैं। तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उस एडिक्शन को छोड़ने पे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जस्ट थिंक कि इससे हमें कितने ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, लेमन का इंटेक कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए? अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको लेमन नहीं लेना चाहिए, पित्त और कफ अगर बहुत ज्यादा है तो। देखिए डॉक्टर चंचल, आप हर चीज में, सॉरी टू इंटरप्ट, आप हर चीज में बोलती पित्त प्रवृत्ति है या मतलब प्रवृत्ति बता is totally standing on the three pillars, that is Vata, Pitta and Kapha. So everything I would say that will stand on these three pillars. तो सबसे पहले वात, पित्त या कफ है हमारी कौन सी प्रवृत्ति है, उसके लिए हमें आपके पास आना पड़ेगा ये जानने के लिए हमारी कौन सी प्रवृत्ति है, फिर उसके हिसाब से हम अपने लेमन और या ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चनियर्स हैं आयुर्वेदिक साइट्स पे जिसको आप फिल करके यू कैन एनालिसिस कि आपकी बॉडी में कौन सा दोषा किस टाइम पर ज्यादा एग्रीवेटेड है।
अदर देन दैट द बेस्ट वे इज कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर अपना बॉडी का एनालिसिस करवाएं. एंड इट ऑलवेज इट नेवर रिमेन्स द सेम. ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी वात पित्त रहेगी, हमेशा आपकी पित्त कफ रहेगी. जो जो टॉक्सिन्स, जो जो दोषास आपके खाने पीने की वजह से बॉडी में ज्यादा एग्रीवेटेड होंगे तो वो वैसे ही चेंज होता रहता है. Okay, so you and I suppose you would be giving a free consultation to all our members of Family First, so that they can come and get their doshas analyzed कि कौन सी बॉडी में कौन सा पित्त का वो है, ताकि वो उसी हिसाब से चीजें कर सके. शिवानी, आपके लिए क्वेश्चन आया है स्मूदीज. मॉनसून में स्मूदीज पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? मॉनसून में स्मूदीज पी सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज कि आप वो फ्रेश बनाएं और फ्रेश लें. like as Dr. Chanchal already said कि it should not be बासी, है ना. मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने सुबह बनाई है और आप वो शाम को पी रहे हैं. If you're making it fresh, then आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं. और कोशिश करें कि जैसे आप दूध का स्मूदी बना रहे हैं तो आप उसमें वही फ्रूट्स डालें जो चल जाएंगे. मैंने बहुत बार देखा है कि लोग पाइनएप्पल डालकर भी स्मूदी बनाते हैं. या फिर you should never make smoothies with some citrus fruit, because जो citrus का और आपके दूध का जो कॉम्बिनेशन है, it's the worst combination that ways जो हम लोग बोलते हैं. So smoothies can be made, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आप उसमें एप्पल डालकर बना सकते हैं, बनाना डालकर बना सकते हैं. इवन अगर आप राइप मैंगो ले रहे हैं तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. अच्छा, यहाँ पे शिवानी आपने बताया कि दूध और सिट्रस फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए. हाउएवर एज पर डॉक्टर चंचल, दही और सिट्रस फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है. एम आई राइट डॉक्टर चंचल? ओके, मुझे लगता है डॉक्टर चंचल का वो. शिवानी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल कम वेट फॉर डॉक्टर चंचल. एंड इन द मीन टाइम, व्हाट अबाउट द इंटरमिटेंट फास्टिंग? आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फैशन में है. सो व्हाई इज इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड फॉर बॉडी? इज इट गुड? डेफिनेटली इट इज गुड फॉर पीपल जिन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, या जिनका डाइजेशन का बहुत इशू रहता है, या जो लोग बार बार खाना नहीं चाहते हैं. स्पेशली उन लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज रियली हेल्पफुल. प्लस मॉनसून में इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि इस टाइम पर जैसे हमारी बात हुई कि डाइजेशन हमारा थोड़ा स्लो होता है, हमारी बॉडी थोड़ी स्लगिश हो जाती है ड्यूरिंग मॉनसून. सो आवर बॉडी रिक्वायर्स टाइम टू डाइजेस्ट, एसिमुलेट एंड गेट दोज न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी. तो उसके लिए आप जरूर एक नॉर्मल सा स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सुबह जो है 8 बजे खाइए और लास्ट मील अपना 8 बजे ले लीजिए, या आप 7 बजे सबसे पहला मील लीजिए और आप शाम को 7 बजे सबसे पहला लास्ट मील ले लीजिए. तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि ये आपकी बॉडी को टाइम देती है, रेस्टिंग पीरियड देती है, ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके. तो बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड फॉर हेल्थ. बट या अगर कोई डायबिटीज है किसी को, या किसी की पर्टिकुलर मेडिसिन रहती है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज पीपल. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को जब खत्म करते हैं तो किस चीज से खत्म करना चाहिए? जनरली इंटरमिटेंट फास्टिंग में, लेट मी रीफ्रेम माय क्वेश्चन. इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब लोग खाते हैं, जो भी मील लास्ट होता है वो उसको बहुत हैवी करते हैं कि अब बहुत देर तक उनको खाने को नहीं मिलेगा. सो हाउ डू यू वांट टू, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको जो ईटिंग विंडो मिला, यानी कि जो आपको टाइम मिला है जिस 8 घंटे में या 12 घंटे में आपको खाना है, उसमें आप कुछ भी खाइए और बहुत हैवी खाइए, ऐसा नहीं होता है. उसमें भी आपको अपना कैलोरीज को और आपका फूड का क्वालिटी क्या है वो जरूर देखना पड़ता है. ठीक है. एंड लास्ट मील शुड बी नॉट अ वेरी हैवी मील, बट या इट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन इट. सो इट शुड बी अ बैलेंस्ड मील, जिससे हम बोलते हैं. तो इसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें हो, तो इस तरीके से रहना चाहिए. और जहां तक बात है फास्टिंग खोलने की, तो हमेशा फास्ट अपना जब खोलें तो स्टार्ट करें फैट से. दिस इज व्हाट आई फील दैट फैट फास्ट जो हमारा एक तरीका होता है, उससे क्या होता है कि आपका शुगर तुरंत डिप नहीं करेगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पूरा 12 घंटे या 16 घंटे आप कुछ नहीं खाते हैं और उसके बाद आप तुरंत एक फ्रूट से या सिर्फ नट से अपना फास्टिंग खोल लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका शुगर एकदम से बढ़ेगा, डिप कर जाएगा और फिर आपको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी. तो इट्स ऑलवेज एडवाइज टू स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ गुड फैट, सैचुरेटेड फैट, जैसे कि आप घी से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट जो आपका ऑर्गेनिक और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है उससे आप शुरू कर सकते हैं. सो दैट विल बी बेटर व्हेन यू आर ओपनिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. You mean to say you just pick up a spoon of coconut oil and have it? Yes, with some warm water. And this is excellent for people. This is excellent for people who have hormonal disorders, particularly. Okay, 1 spoon of coconut oil. Yes.
That is again interesting. Okay, how about these juices, packed juices? Of course not. Especially during in any time of the day. I never say to have juices, whether they are freshly made juices or they are packed juices or they are fizzy drinks. Because एक तो क्या होता है कि पैक्ड जूसेस जो होते हैं वो बहुत टाइम तक रखे हुए हैं, तो इमेजिन उनमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते हैं, बिकॉज आपके विटामिन सी, बी, ये Okay, and Dr. Chanchal, एक क्वेश्चन है, white rice और brown rice? White rice, because Why? that is in our genes. Why not brown rice? आजकल तो brown rice is genetically mutated rice and that is not for us. We are taking since childhood, हम शुरू से सिर्फ white rice ही खाते हैं, तो हमें वही खाना चाहिए. अगर आपको स्टार्च का इशू है तो आप उसको बॉईल करके उसका स्टार्च निकाल के वो खा सकते हैं. और एक रेड राइस भी आता है आजकल, साठी चावल बोलते हैं. डेट इज वेरी गुड इन बारिश के सीजन में, बहुत अच्छा रहता है. डेट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आयुर्वेदा. बहुत सारी डिजीजेस में भी हम साठी चावल यूज करते हैं. और एक नवरा राइस है जो केरल राइस आता है, वो भी बहुत ही ज्यादा लाइट होता है और बहुत अच्छा रहता है खाने के लिए. तो बारिश के सीजन में साठी चावल सबसे अच्छा बताया गया. उसके बाद आप हमारा नॉर्मल राइस ले सकते हैं. दूसरा, जो भी पॉलिश राइस आते हैं, बासमती राइस और जितना अच्छा, जितना लंबा जो म्यूटेटेड राइस है, वी शुड अवॉइड देम. चावल जितना पुराना है उतना अच्छा है, जितना मोटा है उतना अच्छा है. तो आयुर्वेद के हिसाब से हमें वैसा राइस खाना चाहिए, वो लाइट होता है खाने में. तो राइस, इज इट गुड राइस? अगर हम राइस और रोटी के बीच में चूज करेंगे तो व्हाट इज बेटर इन मॉनसून? इट डिपेंड्स कि आप कहाँ रहते हैं, कौन से प्रदेश में. जैसे आयुर्वेद के हिसाब से आपका क्षेत्र, आपका काल, वो सब चीजें मैटर करती हैं. तो अगर आप साउथ से हैं या बिहार से हैं और बचपन से राइस खाते आ रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर राइस. और अगर आप बचपन से रोटी खाते आ रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर रोटी. और राइस फिर आप कभी कभी खाएं तो हमें कोई इशू नहीं है. किसी को फॉलो करते हुए हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज नहीं करनी है. ओके, अच्छा दूसरी चीज ये बताइए कि अच्छा whole and brown rice, ये even these fizzy drinks, fizzy means carbonated, no drinks, carbonated drinks, no drinks that are not allowed. आप सोच के देखो, जो भी ड्रिंक्स आती है, सपोज आपने एक रियल का जूस ले लिया, वो रियल जूस में डू यू रियली फील कि एक ग्लास जूस निकालने के लिए हमें कितना फ्रूट चाहिए? उतना हमें 100 kg में तो नहीं मिलेगा, 100 रुपए में तो नहीं मिलेगा. सो दैट इज मोर फ्लेवर्ड एज कम्पेयर टू नेचुरल. और दूसरा, उसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, काफी लंबा टाइम तक वो रखा जाता है. तो वी शुड नेवर गो फॉर इट. Always go for fresh juices, and these carbonated drinks and these energy drinks, these should be avoided. Okay, and then there's a question especially for you, Dr. Chanchal. If pitta dosha is more, what food should be consumed? If pitta dosha is more, then ghee is the best thing that you should start your day with. एम्प्टी स्टमक 1 चम्मच घी लेना सबसे अच्छा रहता है. अदर देन दैट आप अपने खाने में भी घी की क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए. ये घी देसी घी होना चाहिए, डालडा घी नहीं होना चाहिए. अगर आप खाना बना रहे हैं तो घी में बनाइए. अगर आपको लगता है कि पित्त के साथ साथ कफ भी ज्यादा एग्रीवेटेड है, देन इंस्टेड ऑफ घी यू कैन गो विद द कोकोनट ऑयल, बिकॉज वो पित्त को भी शांत करता है और वो कफ को भी एग्रीवेट नहीं करता है. Okay, and then there is another question. Mangoes. Can diabetics eat mango? Yes, you can eat mangoes. That is natural sugar, na. We should avoid refined sugar in diabetes as per Ayurveda, not natural sugar. Quantity जो है वो limited रखनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा quantity में नहीं होना चाहिए. Then the next question which has come especially for you, Dr. Chanchal, is what about intermittent fasting in Ayurveda? Ayurveda में intermittent fasting का क्या role है? आयुर्वेदा का जो सिद्धांत है वो अपने आप में इंटरमिटेंट फास्टिंग को कहीं ना कहीं करता है, क्योंकि आयुर्वेदा ऐसा बोलता है आप रात 8 बजे तक खाना खा लीजिए, उसके 2 घंटे के बाद यानी 10 बजे तक आप सो जाइए, सुबह आप उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और 7 AM मैक्सिमम तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए. तो अप्रॉक्स 11 आवर्स की फास्टिंग आपकी हो जाती है. तो आयुर्वेदा में जो अन्नकाल बताया गया है वो उसी के हिसाब से बताया गया है. Okay. Then another question which has come is मोटा अनाज, जिसको बोलते हैं कि बाजरा, ज्वार, ये सारी चीजें हैं आजकल बहुत हो रही है खाने में. लोग अपने चावलों में आटे में में बार्ले जो है यानी कि जो है दैट इज वेरी गुड. अदर देन दैट बाजरा जो है वो सर्दियों में अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही गुरु और उष्ण होता है,
तो उस समय पे पित्त बहुत ही ज्यादा एग्रीवेटेड रहता है, इंटरनल डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी होती है, तभी हम घी के लड्डू, गूंद के लड्डू ये सब खाना पसंद करते हैं। तो उस समय में बाजरा खाइए, बारिश के सीजन में आप जौ खाइए, क्योंकि वो हल्का होता है, इजी टू डाइजेस्ट होगा। तो जौ को हमको आटे में मिक्स करके यूज करना चाहिए? बिल्कुल हमें आटे में मिक्स करके यूज करना चाहिए। कितने रेशियो में मिक्स होता है, करना चाहिए? आप इक्वल क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस जैसी चीजें चाहते हैं, अदरवाइज आप 3:1 की रेशियो में यूज कीजिए। 3 रेशियो में आपका व्हीट एंड 1 रेशियो में आपका जौ। So that would be good for health. Shivani has dropped because of the network issues. So yeah, Shivani is back with us. Chalo, good to have you back, Shivani. So any last tip you want to give to our members of Family First and the general public as a dietitian? Yeah. So basically, especially for monsoons जो बहुत जरूरी है ना, तो उसके लिए यही है कि majorly try and include turmeric every day in your routine. इधर कच्चा टर्मरिक आप यूज कर सकते हो, या फिर आप उसको जो नॉर्मल हमारे पास पाउडर टर्मरिक होता है उसको आप यूज कर सकते हो। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर आल्सो कि टर्मरिक को हमेशा ब्लैक पेपर के साथ यूज करना चाहिए, सो दैट कर्क्यूमिन जो है आप जो ले रहे हो वो एब्जॉर्ब बॉडी में अच्छे से हो। सो एक तो ये जरूर आप यूज करें थ्रू आउट द मॉनसून, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन आवर इम्यूनिटी इज नॉट दैट वेल, हमारा इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होता, तो ये आप डेफिनेटली इंक्लूड करें। प्लस रॉ वेजिटेबल या रॉ स्प्राउट्स या कोई भी ऐसी रॉ नई चीज खानी है। प्लस फिजी ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं लें, स्पेसिफिकली एपी फिज या कोई भी जो भी थम्स अप, कोई भी फिजी ड्रिंक्स, बिकॉज दीज इनहिबिट कि आपके मिनरल एब्जॉर्प्शन हो पर्टिकुलरली। तो आपने देखा होगा बहुत लोगों का जिंक बहुत कम आ रहा है, या आयरन कई बार लोगों का बहुत कम हो रहा है, इवन दे आर टेकिंग एवरीथिंग। तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि वो लोग बहुत रेगुलरली फिजी ड्रिंक्स का कंजम्पशन कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं जो बहुत रेगुलर थम्स अप या फिर ये सब 7 अप और ये सब ड्रिंक्स लेते हैं, और उन लोगों का आयरन हमेशा बहुत लो क्वांटिटी में होता है, बिकॉज इनका इनहिबिशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दी फिजी ड्रिंक्स। तो वो डेफिनेटली आप लोग अवॉइड करें। एंड प्लस ऑफ कोर्स जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, डेफिनेटली मूव करें बॉडी को, बहुत ज्यादा एक्सर्ट नहीं करें, क्योंकि आपका जो भी है इस टाइम पे पर्सपिरेशन रेट बढ़ जाता है, इस टाइम पे ह्यूमिडिटी होती है, तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बॉडी से रिमूव होते हैं थ्रू द स्वेट। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा सॉल्ट डालकर वाटर डेफिनेटली लें पोस्ट योर वर्कआउट सेशंस पर्टिकुलरली, सो दैट यू कैन गेट बैक अगेन। One last question which we would be taking is, drinking hot milk with haldi at night is good for sinus? Yes, that is good for sinus. That is good for sinus. So मतलब पर जैसा आपने पिछले अपने वेबिनार में भी बताया, सिर्फ एक चुटकी हल्दी लेनी होती है और बिल्कुल उससे भी छोटी चुटकी काली मिर्च उसमें डाल के तब दूध को लेना है, और दिन में सिर्फ एक बार लेना है। Make it a golden milk, not yellow milk. Okay. So any parting message for our Family First members, Dr. Chanchal? Few tips for the rainy season to get your digestion very good, to prevent yourself from these disorders which we suffer from in rainy season. सबसे पहले हरड़, बचपन से बोलते आए हैं कि हरड़ खाना चाहिए। आयुर्वेद में हरड़ को अमृत तुल्य बोला गया है, यानी कि वो अमृत के समान आपकी बॉडी को बचाता है। इसलिए बड़ी हरड़ जो होती है उसे उसका पाउडर करके आप उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिला के उसे डेली बेस पे इंटेक शुरू कीजिए, बिकॉज वो आपको बारिश के सीजन में होने वाली बीमारियों से जरूर बचाएगा। अगर आपको इंडाइजेशन का इश्यू है तो आप हनी भी स्टार्ट ऐड कर सकते हैं। बारिश के सीजन में हनी इज ऑल्सो गुड, जो डाइजेस्टिव फायर को एनहेंस करता है। अदर देन दैट, आपको प्रकृति एनालिसिस करवाना है या आप आयुर्वेदिक कंसल्टेशन चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से आपके खान पान में क्या चेंजेस आने चाहिए, बिकॉज आयुर्वेद इज अ टेलर मेड प्रोसीजर। उसमें हर एक पर्सन की अपनी जो भी दोषास हैं, जो एग्रीवेशन है, उसके हिसाब से खाना डाइट दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जाता है। तो उसका एनालिसिस के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी विद द फैमिली फर्स्ट, and your first consultation will be free. And other than that, one more thing I would like to add, which I wanted to tell you during the webinar also, that is milk shakes या जो भी shakes market में मिलते हैं, you should always avoid it. Instead कोई banana shake, कोई mango shake आपको नहीं लेना चाहिए। रीजन बीइंग, मिल्क के साथ नमक हमेशा मना होता है। तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मम्मियां बच्चा दूध पी के एक हाथ में ग्लास में दूध होता है और एक हाथ में पराठा होता है, एंड वी ऑलवेज रन बिहाइंड द चाइल्ड कि स्कूल जा रहे हो ये खाते जाओ। तो milk and salt should never be taken collectively.
हमेशा अलग अलग लेना चाहिए, इसका आप खास ध्यान रखें, क्योंकि यही आपको या आपकी फ्यूचर जनरेशन को स्किन डिसऑर्डर्स जैसे सोरियासिस, वाइट पैचेस, ये सब डिसऑर्डर्स की जड़ पैदा करता है। तो इसको जरूर अवॉइड करें एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड फॉलो आयुर्वेदा ऑलवेज। One more thing, Dr. Harshita, I would like to Yes. add कि Yes, Shivani. बिकॉज हम लोग मानसून में बहुत ज्यादा चिकन, फिश, मटन अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ऐड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दाल इन द डाइट। ठीक है, कोशिश करना चाहिए कि वी आर एडिंग एवरी टाइप ऑफ डाइट एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द टाइम। तो आप कोशिश करो कि जितनी भी हमारी दालें हैं, स्पेशली कुलिथ, या जिसको हम बोलते हैं कि बहुत इजीली गहत जो होती है अवेलेबल होती है, इट्स वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल द प्रोटीन्स। एंड बेस्ट थिंग इज कि जो मूंग की दाल और कुलिथ की दाल होती है, इसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि अगर वो नॉनवेज नहीं खाएंगे या उनका प्रोटीन जो है वो कम हो जाएगा, तो वो थ्रू इन दालों के से वो एकदम अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। प्लस जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो जौ होता है वो बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है, एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड ड्यूरिंग मॉनसून। इसके अलावा आप जो है चौलाई का जो आटा होता है, यानी कि जो एमरंथ होता है या राजगीर जिसको बोलते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी लाइट एंड वेरी इजी टू डाइजेस्ट। तो आप वो जरूर ऐड कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी आयरन लेवल्स कम है, क्योंकि इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम एंड प्रोटीन। तो वो आप जरूर जो है अपने डाइट में ऐड करें। Thanks a lot, Shivani. Thanks a lot, Dr. Chanchal. And for all our viewers, do like us on Facebook so that you could be regularly getting updates on the webinars which are happening. These are just meant so that you could break the myths जो कि कल्चर हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं कि ये हमें करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. And follow us on Facebook. Thanks a lot. Thank you, Dr. Thank you. Harshita. Thank you so much. Join this webinar. Thank you, Dr. Chanchal, and Thank you, Shivani, Doctor. for giving your Yeah. valuable time. Thank you. Thank you. And the first consultation would be free for all the Family First members. Thank you, Shivani, for offering that consultation. And for all our viewers, the Family First membership is just for 599 rupees, and you could avail 4 free consultations free from all our panelist doctors. And this consultation can be online or offline. अपनी प्रकृति को जरूर चेक कराइए और डाइटिशियन शिवानी से भी डाइट लीजिए so that you could be leading a healthier life. Thank you very much. Thank you. Thank you.